Hello dear students. Now we are going to see the next type of the Clostridium species which is given in your syllabus, Clostridium tetani. Now this Clostridium tetani is again being a Clostridium bacteria. It is again gram positive. It is having a rod like structure, and that structure is very much straight, not oval like we have seen in the Clostridium perfringens. Slender rods with the rounded ends. Okay, slender rods meaning what? Like this, with the rounded ends. So like this they have the rounded ends. Okay, now they are mostly endospore forming bacteria. We all have seen in the Clostridium perfringens also. So they are the endosporic. मतलब क्या कि वो एंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं. तो यू कैन सी इन द डायग्राम. आई विल शो यू. यहाँ पे इनका एंडोस्पोर यू कैन सी एक ड्रम स्टिक जैसे होती है ना, या माचिस की तिल्ली होती है, वैसा इनका स्ट्रक्चर है. यू कैन सी हियर कि एक स्पोर जो है वो एक टर्मिनल रीजन पे है और वो विजिबल है. तो वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और ड्रम स्टिक जैसे है दिखने में अंडर द माइक्रोस्कोप. देन दे आर फर्मेंटेटिव. जो यूजुअली क्लॉस्ट्रिडियम एनारोबिक है, इसकी वजह से दे आर बीइंग फर्मेंटेटिव. ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब कि कभी कभी वो ऑक्सीजन के कुछ कॉन्सेंट्रेशंस तक ग्रो हो जाते हैं, बट अगर वो कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो जाए तो वो उनके लिए टॉक्सिक बन जाता है ऑक्सीजन, और वो किल हो जाते हैं. इसके दैट इज़ वाई दे आर बीन कॉल्ड एज obligate anaerobes. Okay, now they are motile by the Petritrchus type of the flagella. What it means, आपने शायद एफआई में फ्लैजेला के टाइप्स देखे थे. तो पेट्रिटिकस मीनिंग क्या, वो ऐसे जो है बहुत सारे फ्लैजेला is surrounded to the whole body of that or the whole structure of the bacteria. Okay, surface of the bacteria I would say. और जो मैंने आपको बताया था आरसीबी मीडियम होता है, जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ जो होता है, वो ब्रॉथ में ये अच्छे से ग्रो हो पाते हैं. और ब्लड अगार में दे फॉर्म अ थिन स्प्रेडिंग फिल्म. ओके, एक फिल्म फॉर्म करते हैं, एज इन की लेयर फॉर्म करते हैं उस पर ऑन द ब्लड अगार. और जो रॉबर्टसन कुक मीडिया में भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो कुक मीडिया है वो ये जो बैक्टीरिया है उसको ब्लैक कर देते हैं. जैसे हमने क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस में देखा था, वो उसका कलर चेंज पिंक कर देते हैं, बिकॉज वो जो बैक्टीरिया थे वो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि सेल में से कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं. बट ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी जो है वो सेल में से या ऑर्गेनिज्म में से, होस्ट में से, या जिसको इन्फेक्ट कर रहे ह्यूमन में, वो प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है जो रॉबर्टसन कुक मीडिया है. तो ये कलर चेंज ऑब्जर्व होता है. अलॉन्ग विद दैट ब्लड अगार में ये एक थिन लेयर फॉर्म करते हैं. स्पोर्स जो होते हैं इनके वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कितने भी एडवर्स कंडीशन में हो. इसी के वजह से वी आर बीइंग टोल्ड कि अपने आसपास सफाई रखो, बिकॉज ऐसे ऐसे टॉक्सिक पैथोजेंस रहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन में इंसान को पहुंचा सकते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ टोल्ड कि आप अपने प्रिकॉशन अच्छे से लो. इसकी वजह से, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है इनकी एबिलिटी होती है कि वो स्पोर्स फॉर्म करें, और स्पोर्स फॉर्म किए मतलब कि वो कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, दे आर गोइंग टू गेट सर्वाइव्ड. सॉइल में भी बहुत दिनों तक रहते हैं, दो वो एनाएरोब्स है, बॉडी के बाहर नहीं सर्वाइव करने चाहिए, बट जो हमारे नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा में रहते हैं वो, पर जो वो बाहर जाते हैं तब भी वो सर्वाइव करते हैं. क्यों? बिकॉज वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, और स्पोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही है कि वो प्रोटेक्शन देता है. ओके, नाउ यहाँ पे आपको अगर पता होगा तो आयोडीन इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट. तो 1% आयोडीन इज़ लाइक काफ़ी फॉर किलिंग दिस क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी का पॉपुलेशन विद इन सम आवर्स. ओके, तो इसकी वजह से जो आपके घर पे भी जो हम सरफेसेस है उसको क्लीन करते हैं या साफ़ सफाई रखते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज सॉइल या डस्ट के थ्रू ऐसे बैक्टीरियाज आ सकते हैं, टॉक्सिक बैक्टीरिया, कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. तो वो ना हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन सीधे साधे नहीं होते. आप इसमें ही देखने वाले हो कि बहुत हार्मफुल इन्फेक्शंस होते हैं. तो ऐसी चीज़ें ना हो, दैट्स वाई वी आर बीन टोल्ड दैट कीप द क्लीनलीनेस अराउंड यू. ओके, तो सॉरी,
ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी यू कैन सी इन द डायग्राम, वो ऐसे दिखते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ये भी एक डायग्राम है जो फोटोग्राफिक इमेजेस है, जो क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि इंडिया में मिलेंगे या इंडिया के बाहर नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड मिल लाइक दे कैन ग्रो एनी वेयर, बिकॉज वो स्पोर्ट्स फॉर्म करते हैं। देन वो सभी एज ग्रुप्स, मतलब इरिस्पेक्टिव, छोटे बच्चे से लेके लाइक ओल्ड एज तक, वो दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट। इट्स नॉट लाइक कि वो इस एज में ज़्यादा जो पेशेंट है वो अगर इस एज में है तो वो उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, ऐसा उनका कुछ भेदभाव नहीं करती है, सबको इन्फेक्ट करते हैं। नाउ ये जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, लाइक इन द एनिमल फीसेस एंड समटाइम इन द ह्यूमन फीसेस एज वेल। मतलब क्या कि जनरली वो क्लोस्ट्रिडियम जो स्पेसिस है वो हमारे इंटेस्टाइन में एज अ हमारा दोस्त बन के, एज अ फ्रेंड बन के रहता है, हमारे एसोसिएशन में रहता है, कमेंसलिज्म में रहता है। बट फीसिस के थ्रू अगर वो बाहर जाए देन इट लीड्स टू द इन्फेक्शन। ओके, तो वो टॉक्सिक हो जाता है, एंडोस्पोर फॉर्म करता है, और अगर कहीं इंजरी हो जाए, हमें इन्फेक्शन हो जाए, तो वो उस इंजरी से जो है हमने अगर प्रॉपर केयरिंग नहीं की तो वहाँ से एंटर होके इन्फेक्शन कॉज करता है। देन कल्टीवेशन की बात करें तो एज आई टोल्ड, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स है, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब कल्टीवेशन के लिए, नॉट इन बॉडी लाइक वो कल्टीवेशन के लिए लैब लेवल पे डायग्नोसिस के लिए उनको ये ऑब्लिगेट एरोब्स है, तो उनको कुछ सुटेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए लैब लेवल पे फॉर द स्टडी पर्पस। तो दे ग्रो ऑन द शुगर एंड द ब्लड अगार। तो सभी क्लोस्ट्रिडियम ब्लड अगार पे ग्रो होते हैं बिकॉज वो हेमोलाइटिक होते हैं। तो उनका पीएच होता है 7.0 to 7.9। टेम्परेचर उनको चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस के बिलो ग्रोथ नहीं होती, 45 के अबो ग्रोथ नहीं होती इनकी। तो क्या टेम्परेचर आइडियल है इनका? अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर है। ओके, नाउ यहाँ पे वो एक पेलिकल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विद द सेंटर एंड अ थ्रेड लाइक आउटग्रोथ्स एट द पेरीफेरी। मतलब क्या, ब्लड अगार पे जो है ये ऐसे सेंटर में एक पेलिकल जैसे, और उनको आउटग्रोथ ऐसे दिखते हैं, लाइक ऐसे आउटग्रोथ दिखेंगे आपको कॉलोनी में। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड अगार पे फॉर्म होता है। अभी ये इतना विजिबल नहीं होगा बिकॉज कॉलोनी बहुत छोटी होती है, यू ऑल नो। तो जब लैब लेवल पे किया जाता है तब वो ऐसी कॉलोनीज दिखाता है। देन समटाइम्स द जोन ऑफ हेमोलाइसिस इज बीन ऑब्जर्व्ड अराउंड द कॉलोनीज। हेमोलाइसिस का जोन आपको पता होगा कैसे दिखता है, मैंने लास्ट स्लाइड में भी दिखाया था कि उनके अराउंड क्लियर जोन होता है ब्लड अगार में। कॉलोनी दिखती है एट द सेंटर जो अलग कलर की होती है, वहाँ पे ग्रे कलर की थी शायद, तो वो ग्रे कलर की कॉलोनी के अराउंड आपको क्लियर जोन दिखेगा, दैट इज़ द हेमोलाइटिक जोन। तो वो ऑब्जर्व होता है बिकॉज वो ब्लड अगार पे ग्रो होते हैं। और एक बिस्म्यूथ सल्फाइड अगार एक एग्जाम्पल है, और एक ब्रेन मीडियम भी होता है। तो वो जो दोनों मीडियम, ब्रेन मीडियम मतलब कि एक ब्रॉथ होता है। देन जो बिस्म्यूथ सल्फाइड अगार है उन दोनों को ब्लैक कर देता है। इवन वो आरसीबी मीडियम जो है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, उसको भी ब्लैकन करता है बिकॉज इनमें एक एबिलिटी है कि वो प्रोटियोलाइटिक है। तो इसकी वजह से वो प्रोटीन्स को यूटिलाइज करके कुछ रिएक्शंस करके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स करके या सल्फाइड्स फॉर्म करके दे कन्वर्ट दैट ब्रॉथ और द मीडियम इनटू ब्लैक कलर। नाउ जनरली सल्फाइड्स का कलर ब्लैक होता है, यू ऑल नो। देन अगर हम डायग्नोसिस में अगर स्टैब कल्चरिंग किया जाए अगार पे, तो उनकी जो कॉलोनीज होती है वो लाइक अ ब्रश कैसे होता है वैसे दिखने लगती है। कॉटन के जो थ्रेड होते हैं ना, इंडिविजुअल थ्रेड, अगर आप उसका एक गोला बनाओ तो वो कैसे दिखेगा वैसे ये कॉलोनीज दिखती है ऑन द अगार। देन यूनिफॉर्म लाइक एक मीडियम है किट टेरोजी मीडियम, जो लिक्विड होता है, ऑब्वियसली ब्रॉथ है वो। तो वो जो मीडियम है उसमें ये टर्बिडिटी दिखाता है। ओके, और गैस फॉर्मेशन भी करता है बिकॉज वो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करता है, गैस फॉर्मेशन भी करता है, एंड ओडर भी चेंज करता है। ओके, बिकॉज प्रोटियोलाइसिस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कॉलोनीज फॉर्म होती है।
सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कैसे सेंटर में एक ऐसे आउटग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऑन द ब्लड अगर, तो एक पेलिकल जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेलिकल जैसा स्ट्रक्चर है, और उनका बॉर्डर पे जो है या उनके आउटलाइन पे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे यू कैन सी अगार पे कैसे जैसे कॉटन के जो गोले होते हैं लाइक कॉटन बॉल्स होते हैं उनके जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ऐसे स्ट्रक्चर वो अगार पे फॉर्म करते हैं ना। और टॉक्सिन प्रोडक्शन, टॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंटीजन ही उनका टॉक्सिन है, जो पैथोजेनिसिटी होती है वो उनके टॉक्सिन की वजह से होती है। तो टिटेनस में जो टॉक्सिन्स है वो दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक टिटेनोलाइसिन होता है और एक टिटेनोस्पैज्मिन होता है। तो उसमें से जो टिटेनोलाइसिन है उसका अभी तक ठीक से फंक्शन नहीं पता चल पाया है, बट जो टिटेनोस्पैज्मिन है वो जो स्पैज्म कॉज होते हैं इस डिसीज़ में, आपको स्पैज्म लाइक स्पैज्मिन या स्पैज्म का मतलब पता है क्या? तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, कि हम बोल रहे हैं, हम कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ अपना आगे कर रहे हैं, तो वो उतना ही आगे करेंगे और फिर वापस ले लेंगे हाथ को, या रिलैक्स पोजीशन में चले जाएंगे हमारे मसल। तो ये कहाँ से होता है? ये हमारे बॉडी या हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना सिग्नलिंग के लिए, न्यूरॉन्स आपको पता होगा ना, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो सिग्नलिंग करते हैं कि आपको अभी आपके ब्रेन ने वर्क किया कि आपको खाना खाना है तो आपका मुंह खुल जाता है, और जब बंद करना है तो वो बंद हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक क्यों होता है? ऐसे नहीं कि मुंह खुला कि खुला ही रह गया और अगर बंद किया तो बंद ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब हमें चाहिए हम खोल पाते हैं मुंह, या हम मूवमेंट कर पाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है, उनकी सिग्नलिंग के थ्रू होता है। बट इस डिसीज़ में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो टिटेनोस्पाज्मिन जो है वो स्पाज्म कॉज करता है। ओके, उससे क्या होता है, अगर एक बार मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब अगर आपने हाथ जो है ऐसे आगे किया तो वो पीछे नहीं आ पाएगा, मतलब वो वैसे कि वैसा ही रहेगा, जैसे स्पाज्म जब तक है तब तक वो वैसे ही रहेगा। मुंह जो है इस डिसीज़ में ना, एक आपको अगर आपने सर्च किया ना, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो ऐसे, उनका जो फेस है ना वो कंटिन्यूसली स्माइलिंग फेस होता है, लाइक दांत कंटिन्यूसली दिखते हैं उनके, और वो क्लोज नहीं हो पाता, मतलब वो हंस नहीं रहे बट उनका ऐसा फेस दिखता है कि दे आर शोइंग देयर टीथ। तो ये मोमेंट उनका कंट्रोल नहीं हो पाता। यू कैन इमेजिन द पेन बिहाइंड दैट स्माइल, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि वो मूवमेंट ही उनके कंट्रोल नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है। तो जनरली इस डिसीज़ में ऐसा होता है कि उनके जो जॉ मसल्स है वो क्लोज नहीं हो पाते, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहते, मतलब मुंह जो है वो बंद नहीं हो पाता यहाँ पे। और इवन एक और स्पाज्म है जो बहुत लाइक वेरी लाइक आई कैन से आपके आइज़ को वो देखा भी नहीं जाएगा इतना, इसका एक स्पाज्म है कि पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वो सीधा हम जब लेटते हैं ऑन द बेड और हम सरफेस पे लेटते हैं तो भी स्ट्रेट हम लेटते हैं, बट ये पेशेंट की बॉडी जो है वो डायरेक्टली एज इन बेड है, और ये पेशेंट की बॉडी लाइक योगा, लाइक हम जब योगा करते हैं वो जैसे आसन हम करते हैं ना कि हम थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं, वैसा हो जाता है और वो चेंज नहीं होता। ओके, हम डायग्राम में भी दिखेंगे आगे। तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया कि ये बहुत गंदा वाला टॉक्सिन है जो एक्चुअली डिसीज़ कॉज करता है, वो है वो टिटेनोस्पाज्मिन। और टिटेनोलाइसिन की अगर बात करें तो इसका इतना पता नहीं चला है, बट ये जो हेमोलाइसिस होता है इस डिसीज़ में, इसका शायद ये रोल करता है, बट अभी तक साइंटिस्ट को इतना क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली ये करता क्या है। तो ये जो टिटेनोलाइसिन है वो ज़्यादा पता नहीं, बट वो ऑक्सीजन लेबाइल है, इसका मतलब क्या कि वो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाता। और ये जो दूसरा है टिटेनोस्पाज्मिन, वो ऑक्सीजन में भी स्टेबल रहता है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी क्योंकि वो ऑब्लिगेट है ना, ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो उसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन में ग्रो हो पाते। तो ये जो टॉक्सिन है वो टिटेनोस्पाज्मिन वो सर्वाइव हो जाता है ऑक्सीजन के ऑक्सीजनिक कंडीशंस में भी। ओके, देन ये जो है टिटेनोस्पाज्मिन वो एंटीटॉक्सिन से इजीली न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, अबाउट 0.00005 ml जो डोज था, उसने भी एक 20 ग्राम के माइस को एज इन टॉक्सिन ने, ये जो टॉक्सिन का डोज दिया गया जो बहुत कम था 0.00005,
इतना ग्राम डोज अगर 20 ग्राम जो है माइस को दिया गया तब भी वो किल हुआ, ये डोज दिया गया था, तो इसका मतलब ये टॉक्सिन इतना ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, तो आप सोच सकते हो कि एक बैक्टीरिया भी कितना हार्मफुल हो सकता है, एक इंसान को, जीते जागते इंसान को कितना हार्म कर सकता है। तो ये टॉक्सिन कैसे एक्शन करता है, तो जो टिटेनोस्पाज्मिन है, एज आई टोल्ड कि उसमें से जो टिटेनोस्पाज्मिन है वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी बेयर करता है, या वो टॉक्सिक है एक्चुअली, वो एक्चुअल टॉक्सिन है जिससे ये डिसीज़ होता है। बिकॉज इस डिसीज़ का मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्टिक्स है टिटेनस का, कि वो स्पाज्म कॉज करता है, और वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन, इसीलिए उसका नाम भी है टिटेनोस्पाज्मिन। तो स्पाज्म जो कॉज होता है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन है अभी ये कैसे एक्शन करता है, कैसे न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है, तो ये क्या करता है, जाके जो हमारे पेरिफेरल्स नर्व्स होते हैं ना, पेरिफेरल नर्व्स मतलब कि हाथ के नर्व्स हो या मसल के नर्व्स हो, एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन, ओके, तो वो जो नर्व्स है बाकी के बॉडी पार्ट्स के, तो वो नर्व्स के जो टर्मिनल रीजन है उस पर जाके ये बाइंड करता है। और वहाँ से वो क्या होता है, एक्सॉन, आपको पता है एक्सॉन इंट्रॉन, तो एक्सॉन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो सिनेप्टिक जंक्शन है मतलब दो नर्व्स का जो कनेक्शन है उस जंक्शन में ये जाता है, और वहाँ से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है। समझ सकते हो आप। तो ये बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा एबिलिटी रखता है, ये डायरेक्टली टारगेट किसको करता है, हमारे ब्रेन को टारगेट करता है, हमारी नर्व्स को टारगेट करता है। इसकी वजह से हमारे मसल मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं रहते, और वो पेशेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डिसीज़ है, तो वो पेशेंट में मसल मूवमेंट कंट्रोल ना रहने के वजह से वो अल्टीमेटली किल हो जाता है वो पर्सन। नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, इट गेट्स फिक्स टू द गैंग्लियोसाइट्स एट द प्री सिनेप्टिक इनिबिटरी मोटर नर्व एंडिंग्स एंड इज टेकन अप टू द एक्सॉन बाय द एंडोसाइटोसिस। ओके, तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है, इन शॉर्ट, वो प्री सिनेप्टिक इनिबिटरी मोटर मतलब मोटर नर्व्स क्या करते हैं, हमारे वॉल्यूंटरी फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, तो वो उनसे जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं आपके नर्व्स के, तो उनसे बाइंड होके एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है वहाँ पे पहुँच जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ ये जो टॉक्सिन है कुछ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब क्या, एक एक सिग्नलिंग होता है कि जिससे हमें पता चलता है हमें मूवमेंट करनी है मसल की, कॉन्ट्रैक्शन करना है मसल का, और दूसरा सिग्नल होता है कि उससे हमें पता चलता है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्शन बंद करना है। ओके, सो इस डिसीज़ में क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन है इनका टारगेट होते हैं इनहिबिटरी जो ट्रांसमीटर होते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। मतलब क्या, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कौन से, लाइक गाबा इज देयर, जिसको गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड बोला जाता है, और ग्लाइसिन एक है, ये दोनों इनके टारगेट है इस टिटेनोस्पाज्मिन के। तो ये टॉक्सिन क्या करता है, टिटेनोस्पाज्मिन, ये जाता है गाबा को एंड द ग्लाइसिन दोनों को भी इनिबिट कर देता है। तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी ने कुछ सिग्नलिंग किया है, हमने ओपन माउथ किया, इस इनिबिटरी जो होते हैं गाबा एंड द ग्लाइसिन, वो क्या करने वाले, अभी हमें मुंह बंद करना है तो वो उन जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल करेंगे हमारे मसल्स को कि अभी बंद हो जाओ, मतलब अभी बस हुआ, बहुत कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, अभी बंद हो जाओ। बट यहाँ पे ये क्या करता है, ये उन्हीं को जाके बाइंड करता है, गाबा को और ग्लाइसिन को, और उनको इनिबिट कर देता है। तो हमारे मूवमेंट्स क्या हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट है अभी हमारा मुंह, लाइक हमने खुला है तो वो खुला ही रह जाएगा, क्योंकि ये गाबा और जो दूसरा है ग्लाइसिन, इनको इनिबिट किया मतलब इनकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो ये इनिबिशन नहीं कर पाएगी इस मूवमेंट को, तो मतलब मुंह खुला की खुला ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली होगा। बैक मसल्स में भी ये होता है, तो बैक जो है वो भी कंटिन्यूसली, अगर हम ऐसे पीछे चले गए तो वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उन पेशेंट्स में। ओके, तो ये ऐसे होता है कि इनहिबिटरी जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उन्हीं को ये ख़त्म कर, लाइक इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिटरी वालों को इनहिबिट करते हैं ये जो टॉक्सिन है दैट इज़ द टिटेनोस्पाज्मिन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन तो होता है मसल का, बट मसल रिलैक्स नहीं हो पाती, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन है। ऑब्वियसली कब तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, थक जाती होगी, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी लगती है, वी ऑल नो।
सो इसकी वजह से पेशेंट्स में डेथ कॉज होती है, बिकॉज मसल मूवमेंट्स, ब्रेन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता. देन इफ द नर्वस इम्पल्सेस कैन नॉट बी चेक्ड बाय द नॉर्मल इनिबिटरी मैकेनिज्म, इट प्रोड्यूसेस द जनरलाइज्ड मस्कुलर स्पाज्म कैरेक्टरिस्टिक टू द टिटैनस. मतलब क्या होता है यहाँ पे कि नर्वस इम्पल्सेस जनरेट नहीं हो पाए, अगर ये जो गाबा है या ग्लाइसिन है इनका जो एक्शन नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से स्पाज्म होता है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है इस डिसीज़ का, टिटैनस डिसीज़ का. और हमारे इस डिसीज़ का जो टॉक्सिन है टिटैनोस्पाज्मिन, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्पाज्म कॉज करता है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. नाउ एज आई टोल्ड, यहाँ पे हमारे जो सिनेप्स है, मतलब दो नर्व्स का जो है इंटरकनेक्शन है, तो उसमें उससे सिग्नलिंग होती है और उससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना हो जाता है, शुरू हो जाता है. एसिटोकोलिन जो होती है वो भी नर्व इम्पल्स यानी ट्रांसफ़र करने में मदद करती है. तो उसमें क्या होता है, जो गाबा और ग्लाइसिन होते हैं वो उनको एसिटोकोलिन को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कि अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन मत करो. बट यहाँ पे ये जो टिटैनस टॉक्सिन है इन्हीं को ही बाइंड करता है यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होता है, वो एंटर नहीं कर पाते और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है और वो रिलैक्स नहीं हो पाती. यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट ने हाथ जो है, अगर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या जॉ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है. आई विल जूम द डायग्राम. ओके, आई विल जूम इट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनके फेशियल मसल जो है वो कंटिन्यूस ओपन है, और यू कैन सी ईयर कि हैंड मूवमेंट्स भी कंट्रोल में नहीं है. बैक जो है वो ऐसे खड़े हैं, मतलब इनकी पोजीशन यू कैन सी लाइक दिस. तो ये ऐसे खड़े मतलब क्या कि वो उनकी बैक मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है. हैंड्स भी हैंड्स की पोजीशन से भी आपको पता चल रहा है कि वो हैंड्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं. मुंह का भी मसल जो है, जो माउथ के जॉ के मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो फिर से रिलैक्स नहीं हो पाते जल्दी. तो यहाँ पे ये होता है. अभी यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम ये कहाँ से इन्फेक्शन होता है, आपको पता होगा ना. जब आपको कहीं खील घुस जाए आपके पाँव में अगर खील लग जाए या कोई आयरन का रॉड लग जाए या किसी आयरन के चीज़ की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन लाइक चोट लगे, तो आपको बोला जाता है कि आप इंजेक्शन लेके आओ डॉक्टर से. तो वो डॉक्टर टिटैनस का इंजेक्शन देता है, आपने सुना होगा. तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेल की वजह से यानी कि खील की वजह से जो इंजरी हो चुकी है वो इंजरी डायरेक्टली बैक पे अटैक कर रही. ओके, सो दिस इज़ इट. तो ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ताकि एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, सो दैट कि वो टॉक्सिन एंट्री भी कर ली हो बॉडी में तो भी वो इन्फेक्शन ना कॉज करे और ये डिसीज़ ना कॉज करे, टिटैनस. ओके, सो इसकी वजह से आपके जो डॉक्टर्स है वो इंजेक्शन देते हैं. अगर आपको कहीं आयरन, तो आप ये पॉइंट रिमेंबर करो, अगर कभी आयरन की चीज़ की मदद से वजह से या किसी लोहे की चीज़ की मदद से आपको अगर चोट लग जाए, तो प्लीज़ आप ये इंजेक्शन ध्यान से लेना, बिकॉज ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है. तो इसकी वजह से प्रिकॉशन लेना इज़ बेटर. ओके, तो 4 टाइप के टिटैनस डिसीज़ होती है. जो पहली होती है दैट इज़ अ जनरलाइज्ड. तो ये बहुत कॉमन है. तो ये सभी जो स्केलेटल मसल्स है, मतलब जॉ हो या लिम्स हो या बैक मसल हो, उनमें कॉज होती है. लोकल टिटैनस में क्या होता है, जो मसल स्पाज्म में, मतलब जहाँ पे आपको, मतलब अगर पैर में खील लगा है तो वहीं पे आपको स्पाज्म होगा, हाथ में लगा है तो वहीं पे होगा, तो वो लोकल टिटैनस है. सिफेलिक में क्या होता है कि फेस के जो मसल्स है उसमें होता है. तो एक दो दिन लाइक affects one or more muscles in a face in 1 or 2 days after the head injury or the, मतलब अगर आपके कान में से इन्फेक्शन हुआ है या आपको हेड इंजरी हुई है कि लोहे की चीज़ से आपको इंजरी हुई इन द हेड, देन वो इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ द सिफेलिक. तो वो एक या 2 दिन में होता है ये इन्फेक्शन पूरा. देन इट लॉक जॉ, जो आपको दिखा है कि अभी मुंह जो है वो दांत दिखाने वाली जो स्माइल होती है वो कंटिन्यूस रहती है, दैट इज़ द लॉक जॉ पोजीशन. ओके, तो ये यहाँ पे होता है इन द सिफेलिक वन. न्योनेटल में क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी होती है, तब आपको पता होगा यूबिनल जो कॉर्ड होती है वो कट की जाती है. तो अगर वो कट करते वक्त उस सीज़र में अगर वो टिटैनस, क्योंकि वो लोहे की बनी होती है, वो सीज़र में अगर टिटैनस टॉक्सिन है या टिटैनस का इन्फेक्टिव एजेंट है, दैट इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, तो उससे क्या होता है, उस नर्व में से वो बच्चे तक वो चला जाता है और बच्चे में हो जाता है. अगर माँ भी गलती से इन्फेक्टेड हो गई सर्जरी के टाइम पे भी,
तब भी वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये नियोनेटल। ओके, सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ द टिटेनस। तो पैथोजेनेसिस कैसे होती है? हेल्दी पीपल एंड द एनिमल्स हु डिस्चार्ज, एज आई टोल्ड, वो फीसेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बट ये जो है वो एज एन कॉन्टेजियस नहीं, मतलब टच करने से होने वाला या झूठा खाने से होने वाला नहीं डिसीज़ है, बट येस इट इज़ अ हार्मफुल वन। तो ये जो है जब सॉइल सैम्पलिंग की गई तो अबाउट 50 to 80% जो है सॉइल सैंपल्स थे उनमें ये बैक्टीरिया पाया गया। मतलब आप सोच सकते हो कि डस्टिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डस्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कहीं इंजरी हो आपके हाथ में या फिर आपके पैर में तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन बच्चों में भी पाया गया है अबाउट 1 to 15 ईयर्स के चिल्ड्रन में। और ये डिसीज जनरली जो खेती करते हैं, जो लोग फार्मर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसा बोला गया है कि पाया गया है उनमें। नाउ जो टिटैनी है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, वो बॉडी में एज आई टोल्ड कि यूम्बिन जो कॉर्ड होती है, दैट इज़ अ यूम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाड़ होती है उससे वो ट्रांसमिट होता है अगर कट करते वक्त, या फिर अगर वुमन जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें इन्फेक्शन हो तो उसके बच्चों को वही हो जाता है, दैट इज़ अ न्यूनेटल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। और एक और चीज़ यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द एक्सोटॉक्सिन्स एट द साइट ऑफ द एंट्री। इन सम केसेस टिटेनस इज अकम्पनीड बाय द बैक्टीरिया में। मतलब आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो एनाएरोब है, तो कभी कभी एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। दैट मीन्स कि वो टॉक्सिन एक तो लाइसिस के थ्रू बैक्टीरिया रिलीज़ करेगा, या तो फिर वो एज एन बस रिलीज़ कर देगा, मतलब ये इंटरनल टॉक्सिन बाहर रिलीज़ करेगा इनटू आवर ब्लड, तो इससे नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाती है। और एक और चीज़ हो सकती है कि ब्लड में बैक्टीरिया फैल जाए तो उससे भी ये डिसीज़ हो सकती है, उससे भी टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। देन okay, on the onset of the disease, it is characterized by the persistent tonic muscular spasm at the site of the penetration of causative agent। मतलब क्या कि अगर सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई कील आपको लग गया, कोई नेल आपको लग गया लोहे का, तो वहाँ पे जो इंजरी है उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर होता है, तो शुरू में वही जगह पे आपको स्पाज्म आना शुरू हो जाएगा। ओके, पेशेंट में स्पाज्म आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा वो स्पाज्म जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, जॉ मसल्स में आएगा, फेस मसल्स में आएगा, और एक ऑसिपिटल मसल्स है जो आपके नेक के बैक में या नेक रीजन में होते हैं, लाइक आपके जो हाइपोथैलेमस है उस रीजन में, तो वहाँ के मसल जो है यानी कि नेक मसल्स है उनमें भी स्पाज्म आ जाएगा। देन आपके बैक मसल्स भी थोड़े थोड़े इन्फेक्ट होने लगेंगे, वहाँ पे भी आपको स्पाज्म, पेशेंट में स्पाज्म आना शुरू हो जाएगा। सच डेवलपमेंट ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर इज़ अ डिसेंडिंग ऑफ द टिटेनस। तो एज आई टोल्ड वो पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट बेड पे सीधा नहीं लेट पाता, वो ऐसे एज इन वो पूरा ऐसा चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा बेड है हॉस्पिटल का, तो वो पेशेंट लाइक उसका बैक पूरा ऐसे ओवल शेप में आ जाएगा। ओके, बैक मूवमेंट हो जाएगी उसकी, और वो सीधा नहीं लेट पाएगा या सीधा नहीं हो पाएगा। देन कंटिन्यूसली मुंह के भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे और स्पाज्म आते रहेंगे। ओके, इंटरवल में। नाउ यहाँ पे लैबोरेटरी डायग्नोसिस जनरली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये जो स्पाज्म है ये विजिबल हो जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी का ही है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर फिर भी करनी हो डायग्नोसिस, तो जो सॉइल हो, डस्ट हो, ड्रेसिंग प्रिपरेशन फॉर द पैरेंटल इंजेक्शन आर एग्जामाइंड। मतलब जनरली हॉस्पिटल्स में बिफोर डूइंग एनी सर्जरी वगैरह या इंजेक्शंस वगैरह एग्जामाइन किए जाते हैं ये सब इक्विपमेंट्स फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। तो ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीटॉक्सिक एंटी टिटेनस सीरम इज बीइंग एम्प्लॉयड। तो आपको पता होगा कि एंटीटॉक्सिक मतलब क्या कि जो टिटेनस की जो एंटीबॉडीज है उससे इम्यूनाइजेशन किया जाता है। और द बेस्ट रिजल्ट जो है वो गामा ग्लोबुलिन जो होती है टिटेनस का, जो एंटी टिटेनस में
या जो अगर टिटेनस टॉक्सिन जो जिसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव की है वो किसी हेल्दी पर्सन में अगर दी जाए और वो हेल्दी पर्सन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, तो एंटीबॉडीज़ लेके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें लाइक दी जाती है, उनको इंजेक्ट की जाती है वो एंटीबॉडीज़ हेल्दी पर्सन में से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें। उनका जो गैमा ग्लोबुलिन पार्ट है उनको ही जनरली दिए जाती है बिकॉज वही इफेक्टिव पाया गया है। देन one more there thing is there, anti-convulsant therapy includes the intramuscular injection of about 25% solution of magnesium sulfate। यहाँ पे एक एंटी कॉन्वेस्कुलेंट थेरेपी दी जाती है इन सिंपल लैंग्वेज। मैग्नीशियम सल्फेट हो, देन डिप्लेसिन हो, देन कॉन्डेल्फाइन हो, अमीनाजिन हो, पिपोलफेन हो, या उनको एंडाक्सिन भी बोला जाता है, क्लोरल हाइड्रेट होते, इनका जो है इंजेक्शन दिया जाता है टू द पेशेंट। देन to reproduce the active immunity, 2 ml of the toxoid is administered 2 hours before injecting the serum. The same dose of the toxoid is repeated within the 5 to 6 days। ओके, तो एक्टिव रहनी चाहिए इम्यूनिटी, या फिर हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, उसमें इम्यूनिटी जगाने के लिए वी कैन से, ताकि पेशेंट की बॉडी ऑब्वियसली उसको ये नहीं कर पाती, एलिमिनेट नहीं कर पा रही उस टॉक्सिन को। तो उन पेशेंट्स में क्या किया जाता है कि उनको टॉक्सॉइड का एक अनलीथल डोज हम कह सकते हैं वो दिया जाता है। अनलीथल मतलब क्या, थोड़ा कम डोज दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि उनकी बॉडी रैपिडली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, और वो जो डोज है अलॉन्ग विद दैट 5 to 6 डेज में रिपीट भी किया जाता है। नाउ अभी इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है। जो पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उनमें 0.5 ml का या 3 यूनिट्स का जो है वो लाइक उनमें टॉक्साइड के एंटीबॉडीज़, एज आई टोल्ड कि हेल्दी पर्सन में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके अनहेल्दी पर्सन में या इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र की जाती है। तो दैट इज़ द प्रोसीजर। देन एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। जो पेनिसिलिन है वो भी यहाँ पे इफ़ेक्टिव है। अलॉन्ग विद दैट सर्जिकल क्लीनिंग जो होती है, हाउएवर आफ्टर द सर्जिकल क्लींजिंग ऑफ द वुंड द एंटीबायोटिक थेरेपी कैन बी यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग द एडिशनल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जब सर्जरी होती है तब भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है। जो पेशेंट है जिनकी सर्जरी हो चुकी है उनमें एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है, सो दैट कि वो पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, क्लोस्ट्रिडियम का गलती से हो भी गया तो एंटीबायोटिक का डोज है, तो अगर इन्फेक्ट मतलब बैक्टीरिया ने एंट्री कर भी ली हो सर्जरी के थ्रू तो वो भी वहाँ पे किल हो जाएगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं आता है। तो 1% आयोडीन से भी वो किल हो जाता है। देन प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या कि क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो प्रोफाइलैक्सिस में इट मस्ट बी अंश्योर दैट कि हमें जो है इंजरी से बचना चाहिए। पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते फिरते थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी लोहे की चीज़ से इंजरी ना हो, या कहीं पे भी सॉइल पार्टिकल्स उस इंजरी में एंटर ना किए जाए। देन द एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द टिटेनस टॉक्साइड। इट इज़ इंजेक्टेड विद द टेट्रावैलेंट और द पॉलीवैलेंट वैक्सीन। आपको पता होगा डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। तो डीपीटी मतलब क्या, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया टिटेनस वैक्सीन, जो बच्चों में आजकल मतलब दिया जाता है, एज एन वैक्सीनेशन किया जाता है आजकल। तो वो जो डीपीटी का इंजेक्शन होता है तो वो क्यों दिया जाता है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ द टिटेनस। बच्चों में लाइक चाइल्ड में ही प्रोटेक्शन हो, तो वो बड़ा होके इन्फेक्शन ना हो, और हो भी गया इन्फेक्शन, क्योंकि हम तो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में इंजरी तो होगी ही है, हम कितनी भी अवॉइड करें इंजरीज तो होगी। तो इंजरी हो भी गई और अगर गलती से वो बैक्टीरिया एंट्री करना भी चाहिए तो हमारे जो बी सेल्स है वी नो दैट वो मेमोरी सेल जनरेट करते हैं। तो हमारे पास मेमोरी सेल्स होंगे, मेमोरी एंटीबॉडीज़ होंगी जो इस इन्फेक्शन को स्टार्टिंग में ही फिनिश कर देंगी, सो दैट कि वो ज़्यादा इन्फेक्ट ना कर पाए। Immunization is a better way. Then one more thing, individual living in the certain rural areas, like एक बेसिक प्रोटोकॉल भी है कि
वो जो लोग है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है या फिर जो लोग टिम्बर यानी कि वुड फैक्ट्रीज में वगैरह काम करते हैं, तो उनको भी ऐसे इम्यूनाइजेशन करना चाहिए टिटेनस टॉक्सॉइड से, सो दैट उनके बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ रहे। देन बाकी तो अपना पर्सनल हाइजीन है कि हमें क्लींजिंग करना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। देन जो रेलवे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है या फिर जो पेट इंटरप्राइजेज भी है, मतलब जो पेट संभालने वाला, लाइक सो नॉट पीट एंटरप्राइजेस, मतलब क्या वो पीट आपको पता होगा ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर इन जनरल। देन रेलवे ट्रांसपोर्ट वर्कर, उनको भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी इम्यूनाइजेशन करना। इन शॉर्ट इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीपीटी का इंजेक्शन सबको देना चाहिए, लेना चाहिए, सो दैट कि इम्यूनाइजेशन रहे कि कहीं टिटेनस, क्योंकि हमें चोट कहीं भी लग सकती है, सो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड वन मोर थिंग, सैनिटाइज, लाइक हमें अपने आस पास वी शुड कीप द क्लीनलीनेस अराउंड अस, इट इज़ अ वेरी पर्सनल हाइजीन, और हमें पर्सनल लेवल पे अगर हम केयर करेंगे तो ये इन्फेक्शन बिल्कुल कॉज नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट इट। सो दिस इज़ द टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सॉरी, दिस इज़ अबाउट द क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, कि कैसे वो टिटेनस कॉज करता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या मेडिकेशंस दी जाती है, कैसे लैब डायग्नोसिस किया जाता है। सो दैट्स इट। आई होप you have understood the both the bacteria, tetanus, clostridium tetani and the clostridium perfringens as well. Thank you. In the next lecture we will see the next bacteria, which is the rickettsia.